वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और हम लोग कवर कर रहे थे यूपीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर में वो सभी क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हों और सब्जेक्ट वाइज सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए पॉलिटी के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। पिछली क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कीजिए मेरे साथ। आपका क्या स्कोर है कमेंट करके बताइएगा और समय रहते आप अपनी प्रिपरेशन यूपीपीएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स कराए जा रहे हैं, लाइक आप आरओ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूपीपीसीएस में आप 2026 अगर टारगेट कर रहे हैं तो आपको प्री प्लस मेंस आपको कंप्लीट फाउंडेशन बेस से शुरुआत करनी चाहिए प्री प्लस मेंस की। और अगर इस बार का आप मेंस टारगेट कर रहे हैं 2025 मेंस एग्ज़ाम, तो भी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नए पेड ग्रुप से जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको जो सिलेक्शन मटेरियल प्रोवाइड कराता है वो लेटेस्ट अपडेटेड और रिवाइज्ड होता है, जहाँ से आप देखेंगे अभी जो पिछला पेपर हुआ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का 134 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट से या फिर टेस्ट सीरीज से, पेड क्विज से। ये आप प्रूफ भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप यूपीपीसीएस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके सामने ये पेड ग्रुप दिए गए हैं जिसमें आप स्टडी मटेरियल और उसके साथ साथ डाउट ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जनरल हिंदी के लिए स्टडी मटेरियल मिल जाएगा फीडबैक के साथ। और इसके अलावा 90 डेज़ की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जा रही है, वो भी आपके सामने ये कोर्स दिए गए हैं। इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप या फिर कॉल के थ्रू अपनी जानकारी ले करके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो स्टूडेंट्स अगले एग्ज़ाम को टारगेट करें, जैसे कि 2026 का एग्ज़ाम आपका होना है, तो आप फाउंडेशन कोर्स से जुड़ सकते हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का फाउंडेशन बैच अवेलेबल हो चुका है, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए फुल पेड ग्रुप है विदाउट क्लियरेंस, 9000 फी पे करना है आपको। इसको पे करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज़ और जो भी सीसेट के नोट्स हैं, कंपाइलेशन है, लिस्टिंग्स है, डेली मंथली करंट अफेयर, सबका सब कुछ इसमें मिल जाएगा विद डाउट क्लियरेंस। अगर आप चाहते हैं डाउट क्लियरेंस नहीं करना है, आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, 6500 पे करना है और आप टेस्ट सीरीज़ नहीं लेना चाहते, सिर्फ स्टडी मटेरियल आपको 4000 में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ के लिए भी अलग से आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पेड क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर को जिनको प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ करंट अफेयर आपकी नहीं कंप्लीट हो पा रही, तो करंट अफेयर के लिए भी मात्र 2000 में आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बीईओ का भी नया कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन इसी बार हो आपका और इधर उधर आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, पहली बार में सिलेक्शन लेना है, तो बस बिना कुछ सोचे समझे आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न और सिलेक्शन की तैयारी कराई जा रही है। अभी तक यूपीपीएससी के जो भी एग्ज़ाम्स उठा करके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा प्रश्न स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही पूछे जाते हैं। सिलेक्शन के लिए आपके लिए काफ़ी प्रश्न वहाँ पर होते हैं, जैसे कि आपको जो प्रैक्टिस कराई जा रही है वो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर्स मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप इन पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 351 क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है। पिछली क्लासेस के क्वेश्चन नहीं देखें, जरूर देखिए, आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति या लोकसभा के प्रति। जब सामूहिक रूप से बात की जाएगी तो किसके प्रति होंगे, लोकसभा के प्रति। ठीक है, सामूहिक रूप से लोकसभा याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 352 है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं आए। तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा या राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। सी है, वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव करा लिया जाए, या फिर अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। इसमें क्या उत्तर सही होगा। बड़ा क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है। आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर देखा कीजिए। इसका देखिए सही उत्तर क्या होगा। अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दिया है, उसके उपरांत निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। तो क्या ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मतलब कोई मंत्रिपरिषद अगर त्यागपत्र दे दे तो क्या राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे।
या वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए, और या तो फिर जो मंत्रिपरिषद है नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी, ये होगा। इनमें से राष्ट्रपति शासन इस बेस पे नहीं लागू होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। दोनों स्टेटमेंट देखिए। तो देखिए, संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, कई बार हम पढ़ते आ रहे हैं, बार बार ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। तो संघ के मंत्री और प्रधानमंत्री सहित ये किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो प्रेसिडेंट। पूछा क्या गया है? सही हमें बताना है, कौन सा सही है। केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। संघ के मंत्री हों या प्रधानमंत्री हों, सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। हालांकि जो मंत्री हैं वो इनडायरेक्टली देखा जाए तो प्रधानमंत्री के अनुसार ही पद पर बने रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमसे जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया वैसे उत्तर देना है कि संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रति अगर दिया होता तो सही हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 354 क्वेश्चन है। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास, भर्त्सना, स्थगन या विश्वास? मंत्रिपरिषद इनमें से कौन सा प्रस्ताव लाएगी, ये पूछा गया है। तो विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के द्वारा। 355 क्वेश्चन है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? लोकसभा के, राज्यसभा के, दोनों सदनों के अलग अलग या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में? तो देखिए, अगर लोकसभा द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ये फैक्ट्स याद रखिएगा, यही स्टेटमेंट बनेंगे आगे। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? अगर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया है, लोकसभा में ही लाया जाता है, तो कितने सदस्यों का इसमें समर्थन होना चाहिए? 30, 40, 50 या 60? तो इसमें कितने सदस्य होने चाहिए? 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति या राज्यपाल, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग? कौन इसका निर्णय करेगा? तो संघीय संसद करती है। निम्नलिखित में से कौन सा यह शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक, बजट या भारत की संचित निधि? इनमें से जिस शब्द का उल्लेख नहीं है वो हम लोग बार बार बहुत ज़्यादा बोलते बजट, उसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है। बजट शब्द का उपयोग हमारे भारतीय संविधान में नहीं है, बाकी तीनों शब्द हैं हमारे संविधान में। आगे बढ़ते हैं। 359 क्वेश्चन है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? अब देखिए, 12वें पूछा गया है, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन रहा, ऐसे पूछ लिया जाता है, या फिर अब आएगा मैच करके बीच में ही उठा करके दे देंगे कोई भी, 12वें, 15वें, 18वें, 9वें, दूसरे, ऐसे करके मैच करना होगा। चंद्रशेखर, देवगौड़ा, आई.के. गुजराल या ए.वी. वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी? इसका राइट आंसर है देवगौड़ा। इनको याद रखिएगा, 12वें प्रधानमंत्री रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री वाले टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? एच.डी. देवगौड़ा, पी.वी. नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर या मोरारजी देसाई? करेक्ट आंसर क्या है? चंद्रशेखर। नाम याद रखना है, ये प्रधानमंत्री बनते हैं, पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे थे। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, चंद्रशेखर या फिर मोरारजी देसाई? ऑप्शन सी करेक्ट है फिर से, चंद्रशेखर। तो ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको अगर पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है और यूपीपीसीएस टारगेट कर रहे हैं या आरओ की नई वैकेंसी के लिए आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नए कोर्स से जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। तो आपके सामने ये नंबर्स दिख रहे हैं ना, इन पे कांटेक्ट करना है। आप कोई भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आरओ मेंस के लिए, यूपीपीसीएस 2026 के लिए, किसी भी कोर्स के लिए प्रिपरेशन करनी, नंबर्स हैं, इन पे कांटेक्ट करके आपको अपने कोर्स की डिटेल ले लेनी है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित वाक्यों का अध्ययन कीजिए। कथन है, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, क्योंकि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। देखते हैं कौन सा इसका उत्तर सही है।
तो मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, बिल्कुल सही है। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, ये भी सही है। लेकिन इस वजह से मंत्री नीति बनाते हैं, ये गलत होगा। इसलिए कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। 363 क्वेश्चन है, आंसर दिख रहा है, लेकिन पहले क्वेश्चन समझिए, आंसर पे ध्यान नहीं देंगे। तो कथन है किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, क्योंकि वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। बताइए कौन सा उत्तर सही है। तो देखिए, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय होता है, बिल्कुल सही है। और उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, मतलब प्रधानमंत्री का कोई अधिकार उसे नहीं मिलता है, ये भी सही है। तो दोनों सही होंगे, लेकिन सही व्याख्या नहीं है इसकी, इसलिए प्रधानमंत्री कहना ये बोला गया है, इसलिए ये आपस में लॉजिक नहीं बन रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हम चूज करेंगे। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? हरित पत्र, श्वेत पत्र, पीत पुस्तिका या नीली पुस्तिका? राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, श्वेत पत्र। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णाचारी या फिर बी.सी. रॉय? राइट आंसर इसका गोपाल स्वामी अयंगर। तो संघीय मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? गोपाल स्वामी अयंगर का नाम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जे.एल. नेहरू शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, राजीव गांधी कर्मस्थल। इसमें से राजीव गांधी का जो कर्मस्थल दिया गया है ये गलत, क्योंकि राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसे हम वीर भूमि के नाम से जानते हैं। बाकी सारे सही सुमेलित हैं, याद रखिएगा। 367 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष या फिर भारत के महान्यायवादी? और राइट आंसर है भारत के महान्यायवादी। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, इनका जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता है। अगले प्रश्न में पूछा गया, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत का महानियंत्रक, भारत का महान्यायवादी या विधि सचिव? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनको हम प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जानते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं भारत के राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के या भारत सरकार के? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, भारत सरकार के विधि सलाहकार होते हैं। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता, बार बार वही प्रश्न है, बस आपको चेंज करके पूछा जा रहा है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। ऑप्शन डी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार किसका होगा? महाधिवक्ता, महान्यायवादी, अतिरिक्त महाधिवक्ता या इनमें से कोई नहीं? क्योंकि टॉपिक वही चल रहा है तो आपको पता भी होगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, भारत के महान्यायवादी के विषय में कथनों पर विचार करना। कुछ कथन है, देखिए। ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, पहला स्टेटमेंट है। तो क्या ऐसा है? बिल्कुल, राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करते हैं। उनमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, ये भी बिल्कुल सही है। उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, गलत। वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, इतना याद रखिएगा। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा कथन सही हो। अगला प्रश्न देखिए, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है, उसे संसद में मत देने का अधिकार है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, भारत के महान्यायवादी की जब बात की जाएगी तो वो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। संसद के सदन में बोलने का अधिकार है, वो किसी भी सदन में इनको बोलने का अधिकार है, ये भी करेक्ट है। लेकिन इनको मत देने का अधिकार नहीं है, मतलब जो संसद की बैठकें उनमें भाग लेते हैं, ले सकते हैं, बोलने का भी अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता। और हमसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो हमारा उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? अभी हम पढ़ते चले आ रहे हैं। राइट आंसर क्या होगा?
अब आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। महालेखा परीक्षक और अटॉर्नी जनरल में राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? फिर से वही उत्तर है हमारा, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। तो आज के क्वेश्चन थे। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं आप ज़रूर देखिएगा। कोई और डाउट रह जाता है वो भी मुझसे कमेंट करके पूछिएगा और अगली क्लास ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे। महान्यायवादी, महाधिवक्ता, इन सब से रिलेटेड मैं बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाली हूँ। जैसे मैंने राष्ट्रपति के आर्टिकल्स आपको याद कराएं, उपराष्ट्रपति के भी याद कराऊंगी। तो क्लासेस को कंटिन्यू रखिए। बाकी कोई डाउट रह जाता है पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ASC RO की न्यू वैकेंसी आ गई है, नोटिस आपने देखी होगी। तो तैयारी में अभी से जुट जाइए। और आप चाहते हैं सिलेक्शन हो तो नया कोर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपना लॉन्च किया है, उसे ज्वाइन कीजिए। क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आपको ऑफिशियल सिलेबस और जो ट्रेंड और पैटर्न है उसको समझ करके तैयारी करनी होती है। गाइडेंस ऐसी मिलनी चाहिए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। वही कंटेंट फॉलो कीजिए जो सिलेक्शन दिला सके। तो आपको क्या करना है, हमारे बैच से जुड़िए और जल्द ही अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। इसके अलावा भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपल सा स्टेप है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। ऐप में आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। ज्ञान सर कूपन कोड भी अप्लाई करना है डिस्काउंट के लिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।